जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट साथी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल दिल्ली सल्तनत शुरू किया था और हमने दिल्ली सल्तनत के जो 4-5 वंश हैं, हमने कल के सेशन में वो वंश पढ़ा था। हमने देखा था कि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसके बाद इल्तुतमिश का शासन, रजिया सुल्तान का शासनकाल देखा था। उसके बाद बलबन का शासनकाल आया था, फिर हमने तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश पढ़ा था। कल के सेशन में जितने सारे राजवंश थे दिल्ली सल्तनत के, वो सारे हमने पढ़ लिए थे और हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का भी जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है। पार्ट 2 यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें केंद्रीय प्रशासन का व्यवस्था क्या था, उस काल की जो मंत्री परिषद थे उसके अलग अलग नाम हुआ करते थे, वो तुर्किश नाम था उस समय का। तो वो क्या क्या नाम था वो पढ़ना था हमें। उसकी राज्य प्रशासनिक व्यवस्था और निचले स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी पढ़ना था हमें। उस काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी व्यापार वाणिज्य कैसी चल रही थी, उनकी एग्रीकल्चर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। शिल्पकला उस समय के उस दौर में क्या क्या थी, तो हमने उसे पढ़ना था। उसके बाद हमें कह रहा था कि हमें उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। आज के सेशन में हम सभी दिल्ली सल्तनत के जो है इन्हीं सभी डायमेंशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा सेशन आज ही हमारा जो है, कुल मिला के हमारा सेशन आज का 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत की जो विशेषताएं थी, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हम उससे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसका अगला डायमेंशन इसकी आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। फिर सामाजिक, उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक, उसके बाद इस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक एक ही साथ देखेंगे। उसके अगले हम देखेंगे इस कला की कला और स्थापत्य, स्थापत्य कला और के क्षेत्र में जो है क्या विकास हुआ था, ये हम देखेंगे। ठीक है। स्थापत्य एक अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस काल में स्थापत्य कला का, मुस्लिम कला का दौर शुरू हुआ था। अलग अलग बहुत सारे मीनार बनाए गए थे, मकबरे बनाए गए थे इस काल में, तो हम वो देखेंगे। बहुत सारे भवन, चूंकि एक नई राजवंश यहाँ पर स्थापित हुई थी, तो जो भी राजवंश आया था अपनी एक अपना राजमहल बनाया था सभी ने। तो वो अलग शैली विकसित हो रही थी भारत में। इससे पहले जितने भी भवन शैली बनाई गई थी भारत में, वो सारे हिंदू धर्म पर आधारित थे। ये भारत में जब आए, तो भारत में आने के बाद इन लोगों ने मस्जिद बनवाना शुरू किया था, और हमने बताया था कि मस्जिद की अलग विशेषता होती है जो हिंदू कला से विपरीत होती है। हिंदू के मंदिरों के ऊपर आपने वो जो देखा होगा पिरामिड जैसा आकार, उसे शिखर कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम जो मस्जिद होते हैं, इसमें आप देखा होगा ये इस तरह का गुंबद होता है। इसमें दोनों में यही अंतर होता है। पिरामिड में ये इसे शिखर कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे विमान कहा जाता है, और ये गुंबद होता है। ठीक है। तो ये पहली बार इसी लोगों के द्वारा लाया गया था, दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा। भारत में उस समय में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए थे, हमने देखा था कल। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था, अलाई दरवाजा में बनाया गया था, है ना। तो हम इसके स्थापत्य को देखेंगे और स्थापत्य के बाद कला के देखेंगे। कला में बहुत सारे संगीत हैं, चाहे और कोई दूसरी कला की जो विकास हुई है, तो हम सभी देखेंगे। हम सेशन के अंत में देखेंगे, हमने जब इस वंश का जो है दिल्ली सल्तनत का वंश पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 से 39 के बीच में, उस 2-3 सालों में जो हुआ था, उसका विघटन होना शुरू हो गया था, साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया था, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में देश में विभाजन होना शुरू हो गया था। उसके राज्य में जो विभाजनकारी नीतियां थी वो शुरू हो गई थी, और दक्षिण में 2 राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। ठीक है। तो ये जो जोड़े राज्य हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन आज हम कम से कम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लेंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य आज के सेशन में ये समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि कुल मिला के 5 वंशों ने शासन किया था, ऐसे ही यहां पर भी 5 तो नहीं लेकिन 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला इस पर वंश था संगम वंश, दूसरा तालुब वंश, तीसरा वंश था तुलुब वंश, और इस साम्राज्य का जो चौथा वंश था उसे कहा जाता है अराविडु वंश।
ठीक है, तो इन्हीं 4 वंशों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जितने सारे इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए उसके बारे में देखेंगे, और फिर इसके विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था क्या थी, हम इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन हमारा 2 भाग में बटा हुआ होगा। सेशन के पहले भाग में हम ये पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का जो बचा हुआ भाग है हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और दिल्ली सल्तनत को फिनिश करेंगे। और दिल्ली सल्तनत को फिनिश करने के बाद हम विजयनगर साम्राज्य की ओर जाएंगे, और विजयनगर साम्राज्य में हम ये 4 वंश पढ़ेंगे। हमने बताया था कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कल का सेशन जो है हम पढ़ेंगे इसका जो बचा हुआ पोर्शन है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, आज पूरे सेशन में हम केवल इन दोनों टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना। ठीक है, इस समय प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो तो साम्राज्य था, जिसे सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत पूरे भारत पर विस्तृत था, इसे साम्राज्य कहा जाता था या फिर सल्तनत भी कहा जाता था। इसका शासक जो है वो सुल्तान कहलाता था। पूरा साम्राज्य जो है इक्ता में बटा हुआ था। इक्ता उस समय राज्य को कहा जाता था। इक्ता का मतलब होता है राज्य। ठीक है, इक्ता का मतलब राज्य। और इक्ता का प्रमुख जो होता था उसे कहा जाता था इक्तेदार। इक्तेदार वर्तमान में मुख्यमंत्री के सामान्य होता था। इक्तेदार को मुख्यमंत्री भी कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, इक्ता यानी कि राज्य को छोटे छोटे सिक में बांटा गया था। ये सिक यानी कि वर्तमान जिला के बराबर। आज आधुनिक काल में जो जिला है वो उस समय सल्तनत काल में सिक कहलाता था। और सिक के जो प्रमुख अधिकारी होते थे, सर्वोच्च अधिकारी होते थे, उसे सिकदार कहा जाता था। सिकदार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डीएम के बराबर होते थे। सिक जो है नीचे परगना में बटा हुआ था। सिक के नीचे परगना था। परगना यानी कि प्रखंड, है ना, प्रखंड या फिर जिसे ब्लॉक कहा जाता है। तो इसे इस समय सल्तनत काल में परगना कहा जाता था। और परगना के जो अधिकारी होते थे, वर्तमान में परगना जो होते हैं ब्लॉक, इसके अधिकारी बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। लेकिन इस काल में इसे आमिल कहा जाता था, वर्तमान में इसे बीडीओ कहा जाता है। ठीक है, और सबसे नीचे के जो प्रशासनिक संरचना थी वो ग्राम थी, सल्तनत काल में भी और इससे पहले जितने भी हमने देखा था साम्राज्य, उन सभी के शासन काल में यही वो व्यवस्था थी। सबसे निचली प्रशासनिक इकाई थी ग्राम। और ग्राम के जो सर्वोच्च अधिकारी थे उसे खुद, मुकद्दम अथवा चौधरी कहा जाता था। ये तीनों नाम उस समय जो गांव के जो मुखिया होते थे उन्हें दिया जाता था। कभी कभी ये मुकद्दम, चौधरी अथवा खुद भी कहा जाता है। खुद, मुकद्दम अथवा चौधरी। ठीक है, ये तीनों नाम इन्हें ही दिया गया था। क्लियर? कुछ प्रशासनिक शब्दावली देखिए। सुल्तान की उपाधि जो है, सुल्तान जो अभी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा जाता है। और ये सुल्तान की जो उपाधि है ये तुर्की शासकों से प्रेरित है। भारत में इससे पहले जो है आपने देखा होगा सम्राट कहा जाता था शासकों को, राजा कहा जाता था, राजन कहा जाता था, लेकिन सुल्तान नहीं कहा जाता था। महमूद गजनबी इस तरह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान बना था। ठीक है, इस समय दिल्ली सल्तनत में अमीर वर्ग के 2 वर्ग थे। एक थे तुर्क, जहां से ये सुल्तान खुद आए थे, और उसके अलावा जितने सारे अमीर वर्ग थे, यानी कि यदि हिंदुस्तानी कोई अमीर है तो उसे भी गैर तुर्क में शामिल किया गया था। यदि कोई अफगानी मूल से है या ईरानी मूल से है तो सभी को गैर तुर्क के कैटेगरी में रखा गया था। जैसे एक होता है हिंदू और दूसरा होता है गैर हिंदू। तो हिंदू का मतलब हिंदू हो गया, लेकिन गैर हिंदू का मतलब है जितनी सारी बाकी की जातियां हैं, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये सारे गैर मुस्लिम आ गए। ऐसे ही ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, 19-20 में, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अमीर किस कैटेगरी के थे, है ना। तो ये चूंकि ये तुर्क थे और अपने साथ वहीं से खुद लेके अमीर लेके आए थे, तो सबसे ज्यादा किस वर्ग का होगा, ये तुर्की वर्ग के थे। ठीक है, सिख इकाई की स्थापना, सिख जो वर्तमान में अभी हमने देखा ना, सिख का मतलब जिला होता है, तो इस जिले की स्थापना जो है प्रखंड और राज्य के बीच में जो बीच की जो कड़ी होती है, इसकी स्थापना बलबन ने करवाई थी। इस प्रशासनिक संरचना की स्थापना बलबन ने करवाई थी। कुछ दिनों के लिए जो है सिख यानी कि जिला, कि जिला के नीचे परगना देखा था ना, जिला के नीचे परगना होता है, और परगना के नीचे जो है, परगना के ऊपर हो जाता है क्या, डिस्ट्रिक्ट, जिला।
इन दोनों के बीच में एक और इकाई की स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ये ऐसा कुछ ही दिनों के लिए किया गया था, क्योंकि इसे इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा कुछ ही दिनों के लिए था कि जिला और प्रमंडल के बीच में, जिला और परगना यानी कि प्रखंड के बीच में एक इकाई और थी जिसे सादी कहा जाता था। जिला और परगना के बीच की इकाई को सादी कहा जाता था, और ये सादी जो है 100 गांवों का एक समूह होता था, 100 गांवों के समूह को सादी कहा जाता था। तो ये शब्दावली सब याद रखिएगा। अभी अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, परसों एग्जाम हुई थी ना, उसमें केवल हिस्ट्री से आपने देखा होगा कि 22-23 क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले पिछले साल 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख रहे हो ना कितना डायनेमिक होता जा रहा है, कितना डायनेमिक, कुछ भी पूछ सकता है और जहां से उसका मन होगा वहीं से। 1/4 क्वेश्चन पूरे यूपीएससी का, 1/4 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से था, और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडाइवल और मॉडर्न से था। ठीक है, तो सभी को गौर से पढ़िएगा, और सारे शब्दावली से संबंधित थे। मुझे क्वेश्चन सब सारे याद नहीं है अभी, नहीं तो मैं बताता कि कौन कौन से पूछे गए थे। सारे शब्दावली था। एक तो इसमें यह पूछा गया था अगर घट्टा क्या होता है, अरहट्टा, ये शब्द पूछ रहा था, ये क्या होता है ना। ये सिंचाई के लिए यूज की जाने वाली एक प्रकार का यंत्र होता है अरहट्टा, और ये सल्तनत काल में ही यूज हुआ था, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी शब्दावली सबसे परिचित रहिएगा। पूछेगा कि शादी क्या होता है, सिख क्या होता है ना। अब इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस समय के जो मंत्रिमंडल हुआ करते थे, उस मंत्रिमंडल के सुल्तनत जो है सल्तनत काल में क्या नाम दिए गए थे। कृषि विभाग को कौन सा नाम दिया गया था, वित्त मंत्रालय को कौन सा नाम दिया गया था, है ना। विदेश विभाग को कौन सा नाम दिया गया था, उस समय क्या कहा जाता था विदेश विभाग को। सेनापति को उस समय क्या कहा जाता था सल्तनत काल में। ये नाम काफी कंफ्यूजिंग वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैचिंग करने के लिए आपको 4-4 के ग्रुप में ये आपसे देगा और कहेगा इसे मैच करिए। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मजलिस ए खलवत, ये तुर्की नाम है, और ये पूरे अभी जो वर्तमान में कैबिनेट कहा जाता है ना, मंत्रिमंडल, इसे मंत्रिमंडल को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। इसका मतलब हुआ मजलिस ए खलवत का मतलब हुआ मंत्रिमंडल अथवा मंत्री परिषद। ठीक है, दूसरा है वजीर। वजीर का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में जो वित्त मंत्री होता है ना, इसे वित्त मंत्री को कहा जाता था, लेकिन उस काल में इसे दीवान ए विजारत कहा जाता था। अर्थव्यवस्था के जो मंत्री होते थे, वित्त मंत्री, उसे दीवान ए विजारत कहा जाता था उस मंत्रालय को, और मंत्रालय के जो प्रमुख होते थे उसे वजीर कहा जाता था। वर्तमान में वित्त मंत्री के समान ये पोस्ट होता था। ये सारे केंद्र के अधिकारी हैं और उसके पदाधिकारी। ठीक है, तो ये शब्दावली सब याद रखिएगा। तीसरा पद था मुस्तौफी का पद। मुस्तौफी वर्तमान में सीएजी के बराबर होता था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पूरी दिल्ली सल्तनत की जो अकाउंट था उसको ऑडिट करता था ये मुस्तौफी। अगला था खजीन। ये खजांची हुआ करता था जो लोकल लेवल पर, जिला लेवल पर या फिर जो प्रखंड लेवल पर जो होते थे अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, उसको ये मदद करते थे कि किस राज्य से या फिर किस गांव से कितना टैक्स आया, है ना, कितना व्यय किया गया। तो ये सभी आय और व्यय का जो है रखरखाव करता था उस समय, तो इसे खजांची कहा जाता था। इसे मजमूदार कहा जाता है। ये भी एक हिसाब किताब का संग्रह करने वाला अधिकारी था। वर्तमान में आप ना कुछ लोगों के टाइटल देखे होंगे, आरसी मजूमदार, नाम सुना है ना, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो ये जो मजूमदार है ना, ये यहीं से निकला हुआ है, सल्तनत काल में आने के बाद ही इस जाति का जन्म हुआ है। ठीक है, ये यहीं से। और हमने देखा था कि गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ था। ये सब याद रखिए, वर्तमान में जितनी सारी जातियां हैं ना, ये ऐसे ही उदय हुआ था। ठीक है, और हमने बताया था कि शराफ वगैरह जो है, सेट्टी वगैरह जो, और चट्टी सब जो है, ये सभी जातियां हैं और व्यापारिक वर्ग की जातियां जो गुप्त काल में उदय हुई थी। यहाँ भी आप देख रहे हो ना, मजमूदार क्या है, हिसाब किताब का संग्रह करने वाला, एक लेखा जोखा करने वाला अधिकारी था, और ये दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। दीवान ए वकूफ, इसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था, और यह भी वित्त विभाग से संबंधित एक अधिकारी हुआ करता था। दीवान ए मुस्त खराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। ठीक है, दीवान ए अमीर ए कोही, इसे एमबीटी द्वारा स्थापित करवाया गया था, और ये कृषि मंत्री था। दीवान ए अमीर ए कोही कृषि मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, और यदि ये केवल अमीर ए कोही हो तो अमीर ए कोही मतलब होता है कृषि मंत्रालय, अमीर ए कोही मतलब कृषि मंत्रालय, और दीवान ए अमीर ए कोही मतलब कृषि मंत्री।
ठीक है। आरिज ए मुवालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख यानी कि मुख्य सेनापति होता था, ये चीफ कमांडर, मुख्य सेनापति जो है इसे आरिज ए मुवालिक कहा जाता था। सल्तनत काल के मुख्य सेनापति को आरिज ए मुवालिक कहा जाता था। इंशा ए मुवालिक पत्राचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वर्तमान में भारत सरकार का पीआईबी जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो काम करता है ना, पीआईबी पत्राचार विभाग, यही ये था, इसे इंसा ए मुमालिक कहा जाता था। रसातल ए मुमालिक वर्तमान में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारा विदेश मंत्रालय हमारा जो है, उसे इस समय रसातल ए मुमालिक कहा जाता था। सल्तनत काल के जो विदेश मंत्री अथवा विदेश मंत्रालय होते थे उसे रसातल ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वर्तमान में जो हमारा एनआईए, आईबी या फिर सीआईओ जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, एनआईए है ना हमारा, और आईबी है, रॉ, ये तीनों मिलाकर के उस समय एक ही हुआ करता था, और इसी को बरीद ए मुवालिक कहा जाता था, जो गुप्तचर विभाग का जितने प्रकार के गुप्तचर होते हैं उससे भी क्या प्रमुख हुआ करता था, हेड हुआ करता था ये। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का सर्वोच्च जो है अधिकारी हुआ करता था। जैसे वर्तमान में हमारा सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे ही ये पूरे सल्तनत का सबसे सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। इससे ऊपर केवल जो है, केवल कौन होता था, सुल्तान स्वयं। ठीक है। और यदि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी में सर्वोच्च अधिकारी जो है ये यही काजी उल कुजात होता था, जो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला है सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का चीफ होता था। सभी अपने उस धर्म में जो है, सल्तनत धर्म का जो है, सल्तनत का क्या धर्म था, है ना, इस्लाम धर्म, तो उसका जो है ये सर्वोच्च प्रमुख हुआ करता था धार्मिक मामलों पर, काजी उल कुजात। और ये है दूसरा सदर उस सुदूर। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात के बारे में हमने देखा था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह स्थापित कराया गया था, निःशुल्क सेवा विभाग था, है ना। जैसे हमारे वर्तमान में समाज कल्याण विभाग है ना, जो कल्याण के क्षेत्र में काम करता है, तो ये अभी वर्तमान में कल्याण के क्षेत्र में ये काम किया जाता है। समाज कल्याण विभाग जो है हमारा, ये हुआ करता था। लेकिन इसकी एक बुराई भी थी। वर्तमान में हमारा जो समाज कल्याण विभाग है ये समाज के सभी वर्गों के लिए है, लेकिन ये जो समाज कल्याण विभाग है केवल और केवल मुस्लिम औरतों के लिए था। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, ये केवल मुस्लिम औरतों की संरक्षक था। सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का प्रधान हुआ करता था। शाही यानी कि केवल सुल्तान के जो बॉडीगार्ड्स होते थे उसके चीफ होता था ये। अमीर ए हाजिब पूरे राजमहल का प्रबंध करने वाला ये सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। अमीर ए हाजिब। अमीर ए दर, अमीर ए दर का मतलब होता है सुल्तान की जो राज दरबार हुआ करती थी उसका प्रमुख ये संचालक हुआ करता था। राज दरबार के भीतर में क्या क्या होगी उसका प्रबंध करने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था ये था अमीर ए दर। अगला था मुफ्ती, ये धार्मिक व्याख्याता हुआ करता था, धार्मिक छोटे छोटे जो ग्रंथ होते थे उसके अधिकारी होते थे। मुशरिफ, ये ग्रामीण लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो भूमि कर आता था उसको, उस टैक्स को वसूलता था, है ना। भूमि कर को वसूल करने वाला अधिकारी या संग्रह करने वाले अधिकारी होता था मुशरिफ। अंग्रेजी काल में जिसे कलेक्टर कहा जाता था ना, ये वही काम करता था मुशरिफ। वक्फ क्या होता था, ये धार्मिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि होती थी। वक्फ, अभी आज हाल ही में संशोधन विधेयक आया ना, वक्फ संशोधन विधेयक, याद है ना, तो ये शब्द काफी चर्चा में आया। वक्फ का मतलब होता है धार्मिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि को कहा जाता है। एक प्रकार की भूमि है वक्फ, है ना, जहां पर मदरसे के लिए भविष्य में मदरसा निर्माण होगा या फिर उस तरह के कोई दूसरे धार्मिक कार्य किए जाएंगे, तो इस प्रकार सुरक्षित रखी गई जो भूमि होती है उसे वक्फ कहा जाता है। मईमार, इमारतों के निर्माण, जो राजशाही वंश के जो प्रमुख राजमहल वगैरह जो होते हैं उसे निर्माण करने वाले जो चीफ अधिकारी होते हैं, मेन वास्तुकार जो होते हैं, उसे ये मईमार कहा जाता था। ठीक है। तो ये सारे शब्दावली थे। अब हम उसकी सैन्य प्रणाली देखते हैं
इसकी सैन्य प्रणाली क्या थी। तो सुल्तानों की जो सैन्य प्रणाली थी ये डेसिमल पद्धति पर आधारित थी, यानी कि दशमलव प्रणाली पर ये आधारित थी। ठीक है, ये पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है कि दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था किस आधार पर आधारित थी, किस प्रणाली पर आधारित थी। तो ये डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। आप इसे यहां से देख सकते हैं। सबसे निचले जो सैनिक होते थे उसे सर ए खेल कहा जाता है। सबसे निचले जो सैन्य अधिकारी होते थे उसे सर ए खेल कहा जाता है। ठीक है, और उससे ऊपर होते थे ये जो है 10 अश्वारोही सैनिकों का समूह होता था। यानी इससे नीचे यदि हम बात करें तो सबसे नीचे यही अश्वारोही सैनिक हुआ। 10 अश्वारोही सैनिक मिलेगा तब जाके एक सर एक हेल बनेगा। फिर ये 10 मिलेगा, 10 सर एक हेल, तब एक सिपह सालार बनेगा। ये ऊपर की ओर एरो देखिए, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अब इससे ऊपर हो गया सिपह सालार। फिर ये 10 सिपह सालार मिलेगा तो एक अमीर बनेगा। अमीर एक पोस्ट होता है, ठीक है ना। फिर अमीर के ऊपर 10 अमीर यदि मिल जाए तो एक मल्लिक हो जाएगा। 10 मल्लिक यदि मिलेगा तो एक खान बनेगा, और खान से ऊपर सबसे ऊपर होगा सुल्तान। अब यहाँ पर पोस्ट देख रहे हो ना, अब पोस्ट के साथ ही आप अपने देश में मुस्लिम जातियों का वर्गीकरण देखिए। जो लोग खान लगा रहा है वर्तमान में अपने नाम के टाइटल में, सलमान खान, अमीर खान, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पूर्वज जो थे सुल्तानों के काल में इतने बड़े सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। देख रहे हो ना, ऊपर से केवल दूसरा है, यानी कि ये सुल्तान के करीब थे। इससे ऊपर केवल सुल्तान हुआ करता था। तो ये एक जाति है ना, जो सल्तनत काल में पैदा हुई थी। मल्लिक है ना, ये भी मुस्लिम की एक जाति है जो 10 अमीर के ऊपर होता था। ठीक है, सिपह सालार भी एक जाति है, लेकिन ये हिंदुओं की जाति है, पश्चिम भारत में पाया जाता है। ये आपने नाम सुने होंगे इसके। ठीक है, तो अब अभी जो देख रहे हो ना, कई लोगों के प्रश्न में ये भी मन में प्रश्न होगा कि ये जाति जो है, सभी लोग जो टाइटल लगाते हैं, कहाँ से ये टाइटल सब आता है, कैसे रखता है। तो देख रहे हो ना, गुप्त काल से हम आपको जहाँ आगे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं दिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन सा टाइटल कैसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट था। इसके अलावा जो स्वतंत्र सेना थे, सवार एक कल्व, इसे शाही घुड़सवार सेना होता, ये तो जो था ये राज्य का सेना हुआ करता था। इस राज्य सेना के अलावे जो बॉडीगार्ड होते थे राजा के, सुल्तान के, उसे सवार एक कल्व कहा जाता था। ठीक है, हस्म एक कल्व या फिर सुल्तानी, ये केंद्रीय सेना हुआ करती थी। प्रांतों की अपनी भी सेना होती थी, जिसे हस्म ए अतरफ कहा जाता था। अतरफ यानी प्रांत होता है उस समय, और हस्म ए का मतलब हुआ सेना। ठीक है, तो प्रांतों की सेना को, सल्तनत काल में जो प्रांतों की सेना हुआ करती थी उसे हस्म ए अतरफ कहा जाता था। दोनों में अंतर समझ लीजिए, केंद्र की सेना को हस्म ए कल्ब कहा जाता था, केंद्रीय सेना को, लेकिन प्रांतों की सेना को हस्म ए अतरफ कहा जाता था। ये प्रमुख शब्दावली थी। अब हम इसके काल के, सल्तनत काल की प्रमुख टैक्स व्यवस्था, टैक्स सिस्टम जो है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस समय में 4 प्रमुख कर थे। एक तो खराज, खुम्स, उस्र और जकात। एक पांचवा भी था, जजिया। ठीक है, पूरी दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है इसी 5 प्रकार के टैक्स पर निर्भर थी। ठीक है, जजिया, जकात, उस्र और खम्स। इसमें सबसे ऊपर वाला जो था खराज, ये गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम का मतलब देख रहे हो ना, मुस्लिम को छोड़कर जितनी सारी शेष जातियां हैं, ब्राह्मण हो या फिर हिंदू धर्म हो या फिर ईसाई हो या फिर कुछ दूसरा हो, इन सभी से वसूल किया जाता था। ठीक है, और ये उपज का 1/3 भाग होता था। 33% टैक्स वसूला जाता था। यदि किसी ने 10 किलो अनाज उगाया तो 10 किलो का 3.25 किलो हुआ ना, ये सरकार के हाथ में जाएगा और खराज के नाम से जाएगा। दूसरा था खुम्स। यदि किसी राज्य पर जो है आक्रमण कर दिया गया, जैसे कि हमने देखा था ना कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे पद्मावती के पति, उस पर आक्रमण किया था और वहां पर किले को जीत लिया था। तो वहां से जो लूट में जो सामग्री प्राप्त हुई, लूट में जो धन प्राप्त हुआ, ऐसे धन को खुम्स कहा जाता था। इस खुम्स जो था, ये खुम्स, उसको केंद्र की कोषागार में नहीं रखा जाता था, बल्कि आपस में बांट लिया जाता था। इसमें कैसे बांटा जाता था उसका हिस्सा देखिए। यदि किसी कहीं से, जैसे कि चित्तौड़गढ़ से 100 रुपए प्राप्त हुए या 100 सोने के सिक्के प्राप्त हुए, तो 100 का 1/5 भाग सुल्तान अपने रखेगा, यानी कि 20 सिक्के जो हैं सुल्तान अपने रखेगा, और बाकी के जो 4/5 बचा हुआ है यानी कि 80, वो सैनिकों के बीच में बांट देगा बराबर बराबर भागों में। ठीक है, ये सुल्तान के पर्सनल खर्चे के लिए दिया गया है।
ये राजकोष नहीं है, राजकोष का मतलब अलग हो जाता है और सुल्तान का अपना जेब खर्च अलग हो जाता है। ठीक है, ये सुल्तान अपने पर खर्च करेगा। दूसरा था उस्र, ये तीसरी प्रकार की टैक्स थी, इसे मुसलमानों से लिया जाता था। आप अंतर देखिए, उस्र जो है उत्पादन का 1/10 हुआ करता था। यदि 10 किलो अनाज कोई मुसलमान उगाएगा तो उसमें से 1 किलो सरकार को टैक्स देगा। लेकिन वही यदि हिंदू कोई अनाज उगाएगा तो उसका 3.25 किलो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मतलब मुस्लिमों से 3 गुना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो भेदभाव आप देख रहे हो। एक था जकात। जकात एक धार्मिक कर था जो कभी कभी 2.5% लिया जाता था, यानी कि 100 रुपए में से 2.5 रुपए लिया जाता था। पांचवा था जजिया, ये भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण सहित सभी से टैक्स लिया जाता था, जो कभी कभी 10% से लेकर के 30% से होता था, 30% तक। ठीक है, तो यही 5 कर थे, जजिया, जकात, उस्र, खुम्स और खराज। पूरी सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई थी। इन सभी कर के अलावा एक और कर था, हक ए सर्व। हक ए सर्व जो है एक सिंचाई कर था, लेकिन इसने सभी शासकों ने इस टैक्स को नहीं वसूल किया था। ऐसा इसलिए था कि सभी शासकों ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध भी नहीं किया था। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शहर में बहुत सारे जो है नहरें बनवाया था, तो नहर बनाया, यदि सिंचाई का प्रबंध करवाया तभी तो उससे टैक्स लेगा ना। जो राजा टैक्स मतलब सिंचाई देगा ही नहीं, पानी देगा ही नहीं, तो उससे फिर टैक्स कैसा लेगा। तो सभी राजाओं ने नहीं वसूल किया था, केवल फिरोज शाह तुगलक ने वसूल किया था। और इसके समय जो ये टैक्स हुआ करता था सिंचाई कर 1/10 हुआ करता था, है ना। तो हक ए सर्व क्या था, हक ए कर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था, इरिगेशन के लिए लिया जाने वाला टैक्स था। पांचवा कर था घड़ी कर और छठा कर था चरी कर। चरी का मतलब होता है चारागाह पर लिए जाने वाला कर। यदि कोई बकरी रखा है या फिर उसके पास कोई गाय या दूसरी मवेशी है और वो किसी सरकारी भूमि पर या फिर किसी कब्रगाह या फिर कोई दूसरी जमीन पर जाके अपना चराता है मवेशियों को, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इसे चरी कर कहा जाता था। और घड़ी कर का मतलब होता है घड़ी, यदि किसी के पास कोई घर है तो उसका भी टैक्स देना होगा। वर्तमान में भी हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना, तो प्रॉपर्टी टैक्स घर बनाने के लिए ही दिया जाता है। संपत्ति कर जिसे कहते हैं ना, दिल्ली में भी लिया जाता है, दूसरे राज्यों में भी संपत्ति कर देना पड़ता है। दूसरे राज्यों में अलग अलग नाम से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही ये 7वां था चरी कर और 8वां था घड़ी कर। पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत काल की जो अर्थव्यवस्था थी ये 8 प्रकार के टैक्सेज पर निर्भर था। ठीक है, वो था कर व्यवस्था। अब हम इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि इसने अर्थव्यवस्था देश की प्रशासन के लिए किस प्रकार की इसने निगरानी करी थी। इसने अपने काल में दिल्ली सल्तनत की जो भूमि था इसे 3 भागों में बांटा था। एक था इक्ता भूमि, दूसरे प्रकार की भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था और तीसरे प्रकार की भूमि को इनाम भूमि कहा जाता था। सल्तनत काल में भूमि, संपूर्ण भूमि को, पूरे साम्राज्य की भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, इक्ता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। इक्ता भूमि वो भूमि होता था जिसे अधिकारी सेवाओं के बदले प्राप्त करता था। हमने कहा था कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था जिसने अपने सेनाओं को या फिर किसी दूसरे अधिकारी को सेना के बदले जो है अपने सेवा के बदले वेतन देता था, कैश देता था, नगद, है ना। लेकिन उसके पहले जितने सारे शासक हुए सब क्या करता था, हमने जो है गुप्त काल में भी देखा था। सेना को क्या किया जाता था, सेना को जागीर दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, है ना। और उसके जो कोई दूसरे अधिकारी हुआ करते थे उसे भी जमीन देता था और ये जमीन वंशानुगत होता था। यदि कोई अधिकारी या फिर सेना जिसे जमीन दी गई वो मर जाता है तो उसके पास वो जमीन उसके पुत्र को चला जाएगा। ठीक है, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होता रहता था। इसे ही ये इसी प्रकार की भूमि को इक्ता भूमि कहा जाता है। तो आप देख रहे हो ना, भारत सरकार में कहा जाता है कि 13 लाख कर्मचारी रेलवे में है। भारत सरकार के केवल 13 लाख कर्मचारी केवल रेलवे में है। इसके अलावा कितने सारे डिपार्टमेंट हो। यदि वर्तमान में यदि भूमि दी जाने लगी वेतन के रूप में तो पूरे देश की भूमि तो एक ही साल में बंटवारा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसी प्रकार की भूमि इक्ता भूमि कहलाती थी। दूसरे भूमि है खालसा भूमि। खालसा भूमि जो है ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होता था। सुल्तान, ये राज्य की जो अपनी भूमि होती थी वो होती थी सरकारी भूमि जिसे वर्तमान में कहते हैं, ये होता था खालसा भूमि। तीसरा था इनाम भूमि। इनाम भूमि वो होता था जो उस समय मदरसों को दिया जाता था।
इस्लाम धर्म के जो नेता थे उस समय के, जो मौलवी और मुल्ला वगैरह थे, उसको दिया जाने वाला ये भूमि था। बहुत सारे जो उस समय के जो वो थे मस्जिद, उनके रखरखाव के लिए भी भूमि दी जाती थी। आपने हिंदुओं को भी देखा होगा ना, हिंदू मंदिरों की रखरखाव के लिए बहुत प्रकार की अमरम और ब्रह्मदेही नामक भूमि दी जाती थी। तो अमरम क्या था, ये ब्राह्मण गांवों को दी गई भूमि होती थी, और अमरम भी इसी प्रकार की भूमि हुआ करती थी। ऐसे ही मुसलमानों ने भी क्या किया था, अपने धार्मिक जो संस्था थी, जैसे मस्जिदों की रखरखाव के लिए इस प्रकार की भूमि दी जाती थी। धार्मिक संस्थाओं को या फिर धार्मिक नेताओं को जो दी गई भूमि होती थी, उसे कहा जाता था इनाम भूमि। ठीक है, तो पूरी सल्तनत काल की भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, एकता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। ठीक, इस समय की किसानों की स्थिति देखिए। किसान अपनी उपज का 1/3 जो है टैक्स देता था, कभी कभी आधा भी होता था। ये 50% टैक्स जो है पूरी दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। अलाउद्दीन ने वसूला था, इसने 50% टैक्स वसूला था। यदि 100 किलो अनाज उगाया किसी किसान ने, तो 50 किलो केवल जो है सुल्तान को देना पड़ेगा। ठीक है, और 50 किलो तो केवल टैक्स होता था। इसमें आप हक ए सर्व भी लगाइए, सिंचाई कर भी लगाइए 10%। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने सिंचाई की व्यवस्था की थी, तो किसानों को कुछ फायदा हुआ होगा। लेकिन फायदा क्या होगा, सिंचाई के बदले फिर वो तो देना पड़ता है ना, हक ए सर्व 10% का। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए एक तकावी ऋण की भी व्यवस्था की थी। जैसे बस वर्तमान में भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करती है ना, किसानों को लोन देती है थोड़ी छोटी छोटी, तो ऐसे ही उसी लोन के तकावी ऋण कहा जाता था। वर्तमान में जिसे किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन दिया जाता है, भारत सरकार देती है ना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, यही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसानों को तकावी ऋण के नाम से दिया ना जाता था। तो आपसे ये पूछा जाएगा, और पूछा भी गया ये कि तकावी ऋण क्या हुआ था सल्तनत काल में। तो ये एक प्रकार का कृषि पर दिया जाने वाला ऋण था। कृषि इनपुट के लिए किसी को यदि हल खरीदना है, बैल खरीदना है, तो वो इस ऋण ले सकता था राजा से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए एक अलग सा विभाग यानी कि कृषि मंत्रालय का गठन किया था, जिसे दीवान ए कोही कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय गठित किया था, जिसे दीवान ए कोही कहा जाता है। बाद में जो उसका अगला शासक हुआ था फिरोज शाह तुगलक, इसने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दिया था, और हमने देखा था कि बहुत सारे बाग लगाए थे इसने। पूरे भारत के भीतर 300 से ज्यादा बाग लगवा दिए थे। इसने फलों की खेती पर ज्यादा जोर दिया था, बागवानी खेती पर। भारत में जब मुस्लिम सत्ता आई थी, तो शहरीकरण को काफी बढ़ावा दिया था। अभी भी आप देखोगे मुस्लिम लोग जहां भी बसे हुए हैं, ज्यादातर शहरों में बसे हुए हैं। ये चीज उनको पश्चिमी सभ्यता से मिली थी, जहां से वो आए थे। वहां भी इसी तरह के शहर बसाए गए थे, वहां पर ग्रामीण सभ्यता कम थी। ये भारत की विशेषता है, ग्रामीण सभ्यता ज्यादातर, है ना। तो ये जहां पर गए, कई सारे शहरों का विकास कराया था। हमने देखा था कि फिरोज शाह जो थे 300 नगर का स्थापना करवाया था पूरे भारत के भीतर। उसमें देखा था हमने कि हिसार जो हरियाणा का है, जौनपुर, आगरा, इस तरह के शहर जो है बहुत सारे, यही सुल्तानों सब ने बसाया था। ये जितने सारे अब शहर के नाम देख रहे हैं, मुल्तान, लाहौर, अनहिलवाड़ा, कैम्बे, भड़ौच, लखनऊती, कारा जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद में है, जौनपुर, दौलताबाद, दिल्ली, आगरा, ये सभी शहर, हिसार, ये सभी शहर जो हैं इसी सल्तनत के काल में बसाई गई थी। ये शहर जो है व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यदि किसी देश को अपने देश में अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़िया चलानी है, आर्थिक उन्नति करनी है, तो उसे शहरीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। सभी राज्य चाहते हैं ना कि शहरीकरण बढ़े वहां पर, ताकि शहरीकरण बढ़ने से गतिविधि ज्यादा तेजी से बढ़ती है ना, वहां पर अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शहरों का विकास हुआ था, इसीलिए शहरीकरण ने भी इनकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। दिल्ली सल्तनत में शहरीकरण ने भी इसकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। इस समय भी विदेश व्यापार काफी तेजी से हुआ था। इस समय वस्तुओं का जो निर्यात है वो फारस की खाड़ी होते हुए किया जाता था, पश्चिम एशिया को किया जाता था, और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी व्यापार किया जाता था। मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, सिंगापुर वगैरह सब में इस समय भी व्यापार किया जाता था। इस समय विदेश व्यापार करने वाले जो व्यापारी वर्ग थे, इसमें खुरासान यानी कि अफगान के मुसलमान थे। हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में बाद में ये क्या करता है, राजा भी बन जाता है ना। तो इस व्यापार पर विदेश, जितने सारे विदेशी व्यापार होते थे, उस विदेशी व्यापार पर जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, गुजरात,
महाराष्ट्र, ये सभी सीमा पर स्थित है ना, तो विदेश व्यापार में यही लोग भाग लेंगे। यदि समुद्री व्यापार का भाग लेना हो तो गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, राजस्थान के लोग भागेंगे, न कि यूपी बिहार के लोग इस प्रकार के विदेशी व्यापार करेंगे, है ना। या फिर आप देखोगे कि पेशावर, लाहौर, अफगानिस्तान, यहाँ के लोग जो हैं विदेशी व्यापार में भाग लेंगे। वो भारत से माल उठाएंगे और कहाँ जाके बेचेंगे उसे, यूरोप में या फिर सेंट्रल एशिया में जाके बेचेंगे। ठीक है, तो इस समय सुल्तनत काल में जो विदेशी व्यापार होता था, इस पर अफगानी मुसलमानों का अधिकार था, मुल्तानियों का इस पर अधिकार था, मुल्तानियों का अधिकार होता था। ठीक है, यह था विदेश व्यापार। लेकिन जो अंतर्देशीय व्यापार था, विदेश व्यापार पर अफगानी और मुल्तानी मुसलमानों का व्यापार था, लेकिन अंतर्देशीय देश के भीतरी भाग में जो व्यापार होता था उस पर गुजराती लोगों का, मरवाड़ी लोगों का, और मुसलमानों में बोहरा व्यापारी होता है, इन लोगों का इस पर अधिकार था। ठीक है, ये काफी अमीर हुआ करते थे और अपना जीवन राजा के नकल करते थे उसकी, जैसे राजा जिएगा वैसी तरह की जीवन जीते थे। तो आज भी हम वही देख रहे हैं ना, सारे व्यापारी वर्ग कितने राजा, मतलब कि वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपनी बराबरी करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, इस समय परिवहन और संचार की व्यवस्था जो है सरकार खुद करती थी। बड़े बड़े शहर जो हैं इस समय बनाए जाते थे। इस काल में भी शाही सड़क बनाई जाती थी और काफी अच्छी स्थिति में हुआ करती थी। सल्तनत काल में एक सड़क बनाई गई थी जो पेशावर से लेकर के सोनारगांव, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, और सोनारगांव कहाँ है, जो है बांग्लादेश में। देख रहे हो ना कितना लंबा चौड़ा। बाद में यही जाके मुगल काल में जीटी रोड कहा गया और अभी वर्तमान में NH1 कहलाता है। ठीक है, तो ये कितनी पुरानी सड़क है। और ये इतना ही पुराना नहीं है, ये सड़क पहली बार मौर्य काल में बनाया गया था। मौर्य काल में दो ही सड़क हुआ करती थी, एक था उत्तरापथ और एक था दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो था ये बांग्लादेश से निकलती थी और सीधे अफगानिस्तान तक जाती थी, तो ये उत्तरापथ कहलाता था मौर्य काल में। और दक्षिणापथ एक पथ था जो सीधे जम्मू कश्मीर से कहां तक जाती थी, कन्याकुमारी तक। तो देख रहे हो वर्तमान में NH1 कितनी लंबी चौड़ी है और कितना पुराना इतिहास है इसका। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद तक एक अलग भी सराही बनाई थी। ये राजमार्गों का काफी बढ़िया से ध्यान रखा जाता था इस समय, क्योंकि उस समय जो है ना ये शहर की धमनी कही जाती थी, किसी भी राज्य की धमनी कही जाती थी। जैसे शरीर के भीतर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है, ऐसे ही किसी शहर में सर्कुलेशन करने के लिए, किसी भी साम्राज्य में सर्कुलेशन के लिए ये जो शाही सड़कें हैं काफी इंपोर्टेंट हुआ करती थी। सड़कों पर लूटपाट न हो इसके लिए हर जगह सराय और विश्राम गृह बनाए जाते थे। ठीक, इस समय की उद्योग, इस समय रेशम और सूती उद्योग, ये तो काफी प्राचीन उद्योग है। हमने हड़प्पा काल से ही देखा है कि भारत में रेशम और सूती वस्त्रों का उद्योग काफी बचपन जो है काफी पुराने काल से किया जाता है। इस काल में एक नई चीज थी, वो है कागज उद्योग। तो भारत में कागज उद्योग पहली बार इसी सल्तनत काल में शुरू हुआ था। इससे पहले भारत में कागज नहीं बनाए गए थे। इस सल्तनत कालियों ने इससे पहले ये चीज जो है कला चीनियों से सीखा था, चीन से सीख करके भारत में उठा के लाया था। तो भारत में आपने देखा कि 14वीं 15वीं शताब्दी में कागज बनना भारत में शुरू हो गया था। लेकिन कागज पर जो प्रिंटिंग है ये इसने नहीं किया था। कागज पर केवल लिखना ये लोगों को सिखाया था, भारत को कागज बनाना सिखाया था। लेकिन कागज पर पहली बार लिखने की कला जो है, प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कला थे, जैसे कि कालीन बुनाई, चमड़ा निर्माण, धातु शिल्प, ये सभी उद्योग थे। इसके अलावा बहुत सारे शाही कारखाने थे जो शहर, जो राजमहल के भीतर उसकी जो रानी महारानियां या फिर जो हरम के जो महिलाएं हुआ करती थी उसके यूज के लिए ये चीज बनाई जाती थी। इस समय की जो सिक्का प्रणाली थी, जब इतना विकसित सल्तनत था, साम्राज्य था, तो इसकी सिक्के प्रणाली भी होनी चाहिए, है ना। तो जितने सारे 5 वंश हुए, सभी वंशों ने अपने अपने प्रकार के सिक्के जारी किए थे सल्तनत काल में। इल्तुतमिश ने अपना एक सिक्का जारी किया था जिसे टंका कहा जाता था। इसी टंका का बिगाड़ू रूप है टक्का। वर्तमान में बांग्लादेश की ये मुद्रा है टक्का, इसे इल्तुतमिश ने जारी किया था। ठीक है, बाद में खिलजी शासन आया, खिलजी वंश, इसने अपना एक अलग सिक्का जारी किया जिसे कहा जाता था जीतल। ये जो जीतल होता था ये 48 टंका के बराबर हुआ करता था। बाद में तुगलक शासन काल में इसने कोई नया सिक्का जारी नहीं किया, बस जीतल और टंका का जो रेशियो था वो 2 बढ़ा दिया। यानी कि पहले जो एक जीतल जो है 48 के बराबर होता था, अब वो 50 के बराबर होने लगा तुगलक के शासन काल में।
अलाउद्दीन खिलजी, चूंकि इसके काल में आप देख रहे हो ना, सिक्के के रूप में जो है सैलरी दी जाने लगी थी। और यदि उच्च स्तर के जो अधिकारी हो, जैसे यदि आपको किसी निचले 4th ग्रेड के कर्मचारी को सैलरी देना हो तो आराम से 100 सिक्का निकाल के दे दोगे, चलेगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री के सलाहकार हो और उसको 1 करोड़ का पैकेज हो, 1 करोड़ की सैलरी देना हो, तो कितने दिन में सिक्के गिनोगे, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कोई उच्च मूल्य की सिक्के होनी चाहिए, जो एक ही दे दो उसी में वो बराबर हो जाए। इसीलिए सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और सोने के सिक्के को इस समय दिनार कहा जाता था। सल्तनत काल में जारी किए गए सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इस समय तांबे के भी सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन काफी कम थे, बिना तारीख के होते थे, काफी कम वैल्यू वाले होते थे, छोटे छोटे सिक्के होते थे ये। इन सभी सिक्कों के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन मुद्रा या फिर सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था। सांकेतिक मुद्रा, हमने अभी क्या बात किया कि जब एक छोटे से कर्मचारी को सैलरी देनी हो तो 1 सिक्का या 2 सिक्का निकाल के दे दो, उसकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार की सैलरी देनी हो तो 1 करोड़ सिक्का कहां से लाओगे। लेकिन यही पूरे राज्य 28 राज्य हैं, उसके अपने कर्मचारी हैं, डीएम है, एसपी हैं, सारे पुलिस अधिकारी हैं। यदि सबको सिक्के देने हो या फिर बड़े बड़े नोट ही देने हो तो कितने दोगे, पॉसिबल नहीं है ना, देश में धातु ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि एक टोकन मुद्रा हो, मुद्रा देने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो सीधे बोल दो कि हमने तुमको दे दिया। वर्तमान में जो कागजी नोट है इसकी क्या वैल्यू है, कोई नहीं, बस सरकार ने समर्थन कर दिया, रेटिफाई कर दिया है कि आपको इतना करोड़ रुपए, इतना लाख रुपए दे दिया। मोबाइल में जो पैसे आते हैं कोई धातु थोड़े ना है, आपको केवल लिख दिया जाता कि दे दिया गया, हो गया। इसी को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। इसी सांकेतिक मुद्रा, ये शीशे का बना हुआ का था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाया था, लेकिन ये सब फॉल्स हो गया था इसके समय में, क्योंकि लोगों ने इसका नकल करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इस काल की शिल्प और टेक्नोलॉजी, तुर्कों ने कई प्रकार की शिल्प भी भारत में इंट्रोड्यूस किया था। कागज बनाना एक अपने आप की शिल्प है, इससे पहले भारतीयों को नहीं पता था। यही तुर्की लोगों ने भारत को सिखाया था कि कागज कैसे बनाया जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी तो हो ही गई, कागज बनाना सिखाया, तो ये भी एक शिल्प हो गई। दूसरी क्या थी, इसने भारतीयों को लोहे की रकाब बनाना सिखाया और उसका उपयोग करना सिखाया। रकाब क्या होता है, कभी सैनिकों को युद्ध लड़ते हुए देखा है घोड़े पर बैठ के, जब वो घोड़े पर बैठते हैं ना तो अपने पैर को घोड़े के पेट में फंसाते हैं, ठीक है। और जब वो घोड़े अपने पैर को फंसाते हैं ना तो उसमें एक लोहे की जंजीर होती है, उसी जंजीर को रकाब कहा जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इसे पहली बार भारत में कुषाण के द्वारा लाया गया था। कुषाण शासक के अपने सिक्के पर, उसकी जो सिक्के हैं ना उसके सिक्के पर योद्धा के रूप में दिखाया गया और घोड़े पर सवार दिखाया गया है। कुषाण शासक को बड़े बड़े जूते पहने, बूट पहने दिखाए गए हैं, और वो बूट पहन के क्या करता था, घोड़े पर बैठता था और उस समय रकाब में पैर फंसाता था। लेकिन उस समय की जो रकाब थे रस्सी का बना हुआ करता था। उससे पहले जितने भी भारत के शासक हुए रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ते थे। भारत में कोई जूता भी नहीं जानता था जूता क्या होता है, रकाब कहां से जानेंगे। तो यदि भारत में रकाब इंट्रोड्यूस किसने करवाया था ये प्रश्न रहे तो ये कुषाण होगा, क्योंकि उस समय कुषाण ही भारत में लाया था, लेकिन उस समय ये रस्सी के बना हुआ था। लेकिन भारत में लोहे का रकाब यदि पूछे कि भारत में लोहे का रकाब कौन लाया था, तो ये तुर्की लोग थे। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, इन्हीं लोगों ने जो है लोहे का रकाब का उपयोग करके घोड़े पर लड़ना सीखा, है ना। जैसे हमने देखा ना कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था तो पोलो खेलते समय युद्ध में मौत हो गई थी उसकी, ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में। तो घोड़े पर सवार होकर कोई खेल कैसे सकता है, जब तक उससे पैर में सेफ्टी नहीं बांधी होगी तब तक कैसे बैठेगा, है ना। तो वो सब पहले से ही जानता था। दूसरा, ये लोग कवच का भी आविष्कार किया था, कवच भी अपने साथ लाए थे। सीने पर बड़े बड़े जंजीरों से एक प्रकार का कपड़ा पहन लेते थे, युद्ध लड़ने में काफी इसे काबिलियत, काफी ना कंफर्ट होता था, ठीक है। तो ये सभी चीज भारत में ही लेके आया था। एक तीसरा होता है रहट, ये सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला चीज है। हमने अभी बात किया था ना अगर घट्टा क्या होता है, यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है इस साल, 2-4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है इसमें ये अहर घट्टा पूछा था कि अहर घट्टा क्या होता है। ये एक फारसी व्हील है ऐसे, और इस हर जगह बाल्टीन लगा होता है ऐसे, ठीक है। ये यंत्र के द्वारा घुमाया जाता है। ये ऐसे जब घूमता है ना तो नीचे में ये तालाब में लगा होता है, ऐसे तालाब के नीचे। ये जैसे घूमेगा ना तो बाल्टीन का पानी ऐसे उठा के लाएगा और इधर खेत में डाल देगा,
तो ये जो है ना रहट, ये एक फारसी पहिया है, व्हील, जो सिंचाई में काम आता था, खेतों के पानी डालने के लिए ये काम आता था। उस समय बड़े बड़े दमकल या बोर्डिंग तो हुआ नहीं करता था जो पानी आए, तो इसी रहट या फारसी व्हील का प्रयोग किया जाता था। तो रहट और इससे पहले भारत में अगरगट्टा था, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये खेतों में सिंचाई में यूज होने वाला चीज है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारे जो शिल्प हैं, ये कौन लेके आया था? ये यही लेके आए थे सल्तनत काल के शासक ही। इसके अलावा भारत में चरखा और करघा, ये कपड़ा बनाने के लिए दोनों धागे बनाए जाते हैं इससे, चरखा और करघा ये दोनों, ये भारत में, ये सल्तनत काल के तुर्की लोगों ने ही भारत में लाया था। इससे पहले भी भारत में कपड़े बनते थे, लेकिन कैसे बनते थे वो पता नहीं है ना। लेकिन भारत में जो ये दोनों इंट्रोड्यूस किया, इन्हीं लोगों ने कराया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा था मोर्टार। मोर्टार को कभी कभी गारा भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सल्तनत कालगियों के आने से पहले भारत में मकान नहीं बनते थे, बड़े बड़े राजभवन नहीं बनते थे। भारत में इससे पहले गुप्त काल में भी बड़े बड़े भवन बने, और सबसे पहले हमने हड़प्पा काल में ही देखा था कि उस समय के मकान 2 मंजिले हुआ करते थे, दूसरे मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई करती थी। लेकिन उस समय ईंटों को जोड़ा कैसे जाता था ये पता नहीं था, है ना। लेकिन भारत में जो बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग बने, जैसे कि आपने देखा ना कुतुब मीनार, 5 मंजिल, यानी कि टोटल 67 फुट की लंबाई है इसकी। इतनी ऊंची दीवार जोड़ने के लिए एक अच्छी सीमेंट टाइप की चीज होनी चाहिए आपके पास, है ना। तो ये जो सीमेंट और बदरपू दोनों का जो मिक्स संयोजन है ना, इसी को मोर्टार कहा जाता है। ठीक है, ये मोर्टार भारत में पहली बार, उस समय सीमेंट को सीमेंट तो नहीं कहा जाता था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो बाद में हुआ ना, पोर्टलैंड सीमेंट का। इसमें कुछ दूसरी चीज बनाई जाती थी और उसमें बालू मिलाया जाता था, इसी को मोर्टार अथवा गाला कहा जाता था। ईंटों को जोड़ने के लिए ये चीज काम आता था। तो ये भारत में इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था, इससे पहले वो चीज नहीं थी। इसी के बल पर देखा ना कि सल्तनत काल में जितने सारे बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, इसी के बल पर बनाए गए थे। नहीं तो ईंटें आपस में चिपकते कैसे, और ईंटें यदि चिपकेगा नहीं तो फिर इतना बड़ा बड़ा भवन कैसे बनेगा? ऑब्वियस है ना। इसके अलावा भारत में जितने सारे मेहराब की प्रकृति है, गुंबद, ये सभी इन्हीं लोगों ने लाया था। इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में मेहराब नहीं बनता था। मेहराब का मतलब आर्क होता है। भारत में मंदिरों में भी मेहराब पड़ता था, लेकिन भारत के मंदिर के देखिए कैसे होते थे। जैसे कि ये मंदिर का गेट है, दरवाजा, तो इस समय भारत के मंदिर के गेट ऐसे बनते थे, कोई त्रिभुज जैसा ऐसे बनता था, बस हो गया, इसी को मेहराब कहा जाता था। लेकिन आपने किसी जो मुस्लिम के मस्जिद होंगे उसको जाके देखिएगा, इसका कितना वो बढ़िया सा मेहराब होता है, ये ऐसे होगा और इसे डिजाइन दिया जाता है ऐसे, काफी ये नुकीले टाइप का, इसी को आर्क कहा जाता है या मेहराब कहा जाता है। ये भारत में इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये इतनी जो जटिल पैटर्न वाली जो मेहराब है, ये बिना गारे के तो यूज संभव नहीं है। क्या बिना गारे के आप इस तरह के मेहराब बना सकते हैं? है ना। ये तो आप बड़े बड़े सिल्ली काट के, पत्थर की सिल्ली लगा दो तो ये आर्क बन जाएंगे, ये मेहराब बन जाएंगे, लेकिन ये कैसे बनेगा बिना गारा के? ठीक है, तो ये मेहराब बनाना इन्हीं लोगों ने भारतीयों को सिखाया था। गुंबद इन्हीं लोगों ने सिखाया था। भारत में गुंबद बना पहला जो इमारत है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरवाजा, हमने बता दिया था पिछले सेशन में ही कि अलाउद्दीन खिलजी के दरवाजे में ही पहली बार इसे यूज किया गया था। इन लोगों ने मीनार बनाना भी भारतीयों को सिखाया था। जगह जगह पर मीनारें खड़ी की गई थी। मीनार और स्तंभ में बड़ा अंतर होता है। सम्राट अशोक ने भारत में भीतर जो स्तंभ खड़ा किए थे, उनके मकसद अलग थे। मीनार दूसरी चीज है। मीनार ये खोखला होता है अंदर से, लोग इसमें चढ़ सकते हैं और ऊपर खड़े होके 60 फीट ऊपर जाके, किसी शहर में 60 फीट ऊपर चले जाइए और वहां से अपने शहर को देखिए, तो कितना बड़ा नजारा दिखेगा आपको। लेकिन स्तंभ के ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि स्तंभ एक ही पत्थर के काट के बनाए जाते थे, उस पर पशुओं की आकृति चिन्हित किया जाता था, उस शहरों को सुंदर बनाने के लिए दिखाया जाता था, खुद को देखने के लिए नहीं बनाया गया था। दोनों के पर्पज अलग हैं, दोनों के बनाने के तरीके अलग हैं, दोनों के साइज अलग हैं। ठीक है ना। तो ये मेहराब बनाना इन्हीं लोगों ने सिखाया था। इससे पहले जो है भारत में वो बनते थे, स्तंभ बनते थे, मीनार नहीं बनती थी, है ना। अब हम लोगों ने इसकी वो देख लिया है, कला, तकनीक, शिल्प कला सब कुछ देख लिया। अब हम इसकी सामाजिक व्यवस्था, वास्तुकला वगैरह सब देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था कह रहा है कि इस काल के हिंदू समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ।
अभी भी हिंदू समाज पहले की तरह 4 वर्णों में बटा हुआ है, पहले भी था और अभी भी बटा हुआ है। ब्राह्मण अभी भी सर्वोच्च स्थान पर है। अभी भी कह रहा है कि ये जाति प्रथा काफी प्रबल थी, आपस में घुलने मिलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ये पर्दा प्रथा कह रहा है कि भारत के उच्च वर्ग में प्रचलित हो गया था उस समय, और ये तुर्कियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था, अरब और तुर्कियों के द्वारा भारत में लाई गई थी, इससे पहले भारत में पर्दा प्रथा नहीं था। देश के विभिन्न भागों में सती प्रथा पहले से ही व्याप्त थी, हमने ये तो देख लिया है पहले से। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है 510 ईस्वी का, वो तभी से सती प्रथा विद्यमान है ना, तो ये अभी भी था ही। इबन बतूता कह रहा है कि सती के लिए सुल्तान से अनुमति लेना जरूरी था, बिना सुल्तान के अनुमति लिए कोई महिला को सती नहीं बना सकता था, यानी कि उसे जलाया नहीं जा सकता था। मुस्लिम समाज भी, ये तो हिंदू समाज थी 4 वर्णों में बटा हुआ था, मुस्लिम समाज भी कम नहीं रहा। मुस्लिम समाज भी कई सारे जाति और नस्लियों में विभाजित था। जैसे यदि कोई अफगान से है तो वो अफगानी नस्ल का हो गया, ईरानी है तो ईरानी नस्ल, तुर्की है तो तुर्की नस्ल, भारतीय मुसलमान वो अलग सी नस्ल है उसके, और सभी अपने वर्ग में ही कैटेगरी करते थे। जैसे जो खान है वो खान है, वो जो बड़े जो होते हैं अमीर वाले मुस्लिम, वो खान टाइटल लगाएंगे, अफगान वाले कोई दूसरा टाइटल लगाएंगे, है ना। बहुत सारे टाइटल होते हैं ना मुसलमानों में भी, मलिक, कुरैशी, खान, है ना, इस तरह के देखे होंगे आपने। ये था सब कुछ। अगला कह रहा है कि गुलामी प्रथा इस काल में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गई थी। ऐसे नहीं था कि भारत में दास प्रथा नहीं था, भारत में दास प्रथा हमने मौर्य काल में भी देखा था, मौर्य काल में बड़े बहुत सारे दास बनाए गए थे, उसके बाद में भी गुप्त काल में भी बहुत सारे दास बनाए गए थे। लेकिन इस काल में आप देख रहे हो ना, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में उसके दरबार में 1,80,000 दास था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, एक जिले की आबादी के बराबर हो गई है। इतना दास रख के वो क्या करेगा। तो ये दास प्रथा बहुत ज्यादा फली फूली थी। यहाँ पर पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी दास के रूप में जो है खरीदा और बेचा जाता था, दासों की बिक्री की जाती थी इस समय। ठीक है, तो ये दास प्रथा भी थी। जितनी सारी सामाजिक बुराइयां थी पहले से थी ही इस समय। अब हम कुछ कला और वास्तुकला के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इस काल में मुस्लिम जब आए भारत में तो अपने साथ इस्लामी कला शैली लेके आए थे, और भारत में पहले से ही भारतीय कला शैली हिंदुस्तानी थी। अब दोनों का जो है मिक्स एक शुरू हुआ था, मिक्स कला शैली, जिसे हिंद इस्लामी कला शैली भी कहा जाता है। इन लोगों ने अपने भवनों में गुंबद, मेहराब, बड़ी बड़ी मीनारें या फिर इस्लामी लिपि जो है, जैसे अरबी भाषा की लिपि को लिखा जाता है। हम अब देखे होंगे ना कि हिंदू मंदिर में आप जाओगे तो संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं उसकी दीवारों पर, लेकिन जब आप किसी मुस्लिम के जो मस्जिद है वहां पर जाओगे ना तो उसमें कुरान की जो आयतें होती है वो लिखी होती है, और उसे सजाने के जो है ना, सजाने के क्रम में लिखा जाता है। जैसे हम लोग जो है ना कहीं कहीं पर ओम लिख देते हैं, या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, या फिर कोई धर्म की जो ग्रंथ है उसका श्लोक लिख देते हैं, तो ये लोग कुरान की आयतें लिखते थे उस पर। ठीक है, ये सब सजाने के लिए काम किया जाता था, इसी को इस्लामी लिपि कहा जाता है। इस काल में जो बनी सबसे प्रारंभिक जो थी वास्तुशिल्प वो था कुतुब मीनार। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, सूफी संत बख्तियार काकी के जो है स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। बाद में उसके शासक आए थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके अगले शासक ने तुगलकाबाद के महल बनाया था और उसमें अपना एक किला भी निर्माण करवाया था। अगला था गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने इसके काल में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया गया था, तो ये इसी काल में दिल्ली के जहां अपना नगर शहर में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए काश नामक जो है एक भवन बनाया था, जो आज भी दिल्ली में हौज खास नाम से प्रसिद्ध है, और अभी एक मेट्रो स्टेशन भी बना दिया गया यहाँ पर। तो यह हौज खास फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जो इंटरनेशनल प्लेग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है, दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मोदी जब आए तो इसका नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करके रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। इससे पहले लोग कम से कम फिरोज शाह कोटला के नाम से जाने जाते थे, तो कम से कम एक शब्द जरूर आता था, भाई इसका नाम फिरोज शाह कोटला क्यों है। किसी नाम से ये तो याद रहता किसी को कि इसका निर्माण इसने करवाया था, नाम रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। अब बताइए अरुण जेटली ने कब इसको बनवा दिया। ठीक है, तो ये इसकी कला वास्तुकला थी। वर्तमान में जो लोधी गार्डन आप देख रहे होंगे, ये भी दिल्ली सल्तनत के काल में ही बनाया गया था, और ये दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, इस काल में संगीत के क्षेत्र में भी काफी खूब तरक्की हुई थी। इस काल में सारंगी जैसे जो वाद्य यंत्र हैं, ये बीना के जैसा एक वाद्य यंत्र है,
और रबाब भी एक म्यूजिशियन के यूज किया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। ये दोनों वाद्य यंत्र इसी काल में आविष्कार हुआ था, इससे पहले ये दोनों वाद्य यंत्र नहीं थे। यानी कि सारंगी और रबाब जैसे जो ये संगीत वाद्य यंत्र थे इसी काल में आविष्कार हुआ था। इस समय के सबसे बड़े संगीतज्ञ थे अमीर खुसरो। इन्होंने दो नए राग का आविष्कार किया था, जिसे राग घोड़ा और राग सनम, इन दोनों का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था और दिल्ली सल्तनत के काल में ही इन दोनों रागों का आविष्कार हुआ था। भारत में पहले से जो है भक्ति भजन को ना गाया जाता था, और भक्ति भजन को उस समय कीर्तन कहा जाता था या संकीर्तन कहा जाता था। भगवान की स्मृति में जो गीत गाए जाते थे उसे कीर्तन कहा जाता था। मुस्लिम लोग अपने यहाँ से आए, तुर्क लोग, उसने भी भगवान की प्रशंसा में गीत गाना शुरू किया। तो वो लोग जो बोलता था हिंदू लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सा गीत गा रहा है अरबी भाषा में, और हम लोग जो कीर्तन कर रहे थे ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। दोनों एक साथ बैठे कहे कि हम कुछ नया आविष्कार करते हैं, तो नया आविष्कार कर दिया, और यही नया आविष्कार कव्वाली कहलाया। ठीक है, ये कव्वाली का आविष्कार इसी काल में हुआ था। ये हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों संगीतों का फ्यूजन है, दोनों का मिक्सअप है, ये इसी काल में विकसित हुआ था। सितार का आविष्कार इसी काल में हुआ था, इससे पहले सितार का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन वीणा जो है भारत में पहले से ही आविष्कार है। वीणा हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत सारे उसके जो खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वहां से भी वीणा का प्रमाण मिला है। लेकिन सितार, इस दोनों वीणा और सितार में अंतर समझिए। वीणा पहले से थी भारत में, लेकिन सितार का आविष्कार इसने किया था, अमीर खुसरो ने, और कहा जाता है कि तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया है। ठीक है, तुर्की लोग जब भारत में आए थे तो इन्होंने राग दर्पण, जो कि शास्त्रीय जो है भारत के शास्त्रीय संगीत की एक वो है, बुक है राग दर्पण। ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक ग्रंथ है ना। इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जब भी कोई विदेशी भारत में आता था तो सबसे पहले भारत के ग्रंथों को ट्रांसलेट करता था अपनी भाषा में, उसको पढ़ने की कोशिश करता। जैसे हम लोग देखे ना, अंग्रेज जब आए भारत में तो जितने सारे भारत के ग्रंथ थे, है ना, उन सभी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। भारत के जो पंचतंत्र हैं उसका भारत जो है इंग्लिश में अनुवाद कराया था। भगवत गीता का सबसे जो है अनुवाद करवाया गया था। तो जितने सारे ग्रंथ थे उस सभी का विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था। तो ऐसे ही राग दर्पण का भी अनुमान कराया था। इस काल में पीर भोदान नामक एक बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे जो एक संगीतकार थे। इसी काल में राज दरबार जो था, दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे उसके शासक तो संगीत कला को संरक्षण देते ही देते थे, लेकिन जो बड़े उस समय के जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो लोग भी अपने दरबार में संगीतज्ञ को रखते थे, नृतक को रखते थे, चित्रकार को संरक्षण देते थे। इसी में एक था ग्वालियर। ग्वालियर के राजा ने अपने दरबार में एक संगीतज्ञ को संरक्षण दिया था जिसका नाम था मान सिंह। ठीक है, इन्होंने मन कौतूहल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ये किताब का नाम है मन कौतूहल, और ये किताब किस विषय पर आधारित है तो इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। ये संगीत पर आधारित, म्यूजिक पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, और ये सल्तनत काल में लिखी गई थी। अब हम कुछ साहित्यों के नाम देखते हैं। ये तो संगीत देखा, कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे जो लिटरेचर हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ विकास किया गया था, इसके भी कुछ नाम देखिए। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को, उसका वो भाषा था फारसी भाषा, उसी को काफी महत्व दिया था। जितने सारे हिस्ट्री के ग्रंथ लिखे गए थे या फिर कोई अन्य ग्रंथ लिखे गए थे वो सारे इसी भाषा में लिखे गए थे। इस समय के जो सबसे बड़े इतिहासकार थे वो थे मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, हसम निजामी, शम्स सिराज, है ना, ये सभी इतिहासकार थे। इसमें सबसे पहला जो है मिनहाज उस सिराज, इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखी थी जिसे तबकात ए नासिरी कहा जाता है ना। ये इसमें 1260 तक के मुस्लिम शासन की विस्तार से जो है टिप्पणी की गई है। मुस्लिम शासन को जानने का यही सब सोर्स है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि मुस्लिम ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं तो यही सब ग्रंथों के नाम लिखी है उसमें। दूसरा इतिहासकार है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसे तारीख ए फिरोजशाही कहा जाता है। इसमें पूरे के पूरे तुगलक वंश का इतिहास डाला गया है। ठीक है, अगला है अमीर खुसरो। ये कवि भी है और इतिहासकार भी है। इन्होंने बहुत सारे जो है संगीत के ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने सबक ए हिंदी नामक एक ग्रंथ लिखी थी भारतीय शैली में। ये एक फारसी कविता शैली भी बनाई थी उसने। इसके अलावा इसके और भी रचनाएं हैं जैसे कि खजैन उल फुतूह
ये ग्रंथ का नाम है। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तुगलकनामा इन्होंने ही रचना की थी। तारीख अलाई इसे भी, इनका भी इसी ने निर्माण किया था, रचना की थी। कभी कभी अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, ये उपनाम सब याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ भी थे जिसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। जैसे कि जिया नक्शबी ने तूती नामा, जो तोते पर आधारित एक पुस्तक थी, इसकी अनुवाद करवाया था जिया नक्शबी ने। दूसरा था राज तरंगनी, इसकी रचना कल्हन ने की थी और इसमें कश्मीर के इतिहास दिया गया है। इसका भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। दूसरा है किताब उल हिंद, जो कि अलबरूनी की लिखी गई थी। इसका भी अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। ये मूल किताब जो है दूसरी भाषा में लिखी गई थी, फारसी में, उसका फारसी से अरबी में अनुवाद कराया गया था। अगले लेखक हैं चंद्रवर दाई। ये क्षेत्रीय राजवंश के दरबार में रहा करते थे चंद्रवीर दाई। इन्होंने हिंदी कवि के क्षेत्र में काम किया था, हिंदी कविता के क्षेत्र में। इसने एक किताब लिखी थी पृथ्वी राज रासो। इस पृथ्वी राज रासो, इसी ग्रंथ में जो है पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई का वर्णन इसी किताब में किया गया, पृथ्वी राज रासो में। अगला है, इसी के काल में महाभारत का फारसी भाषा में, बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया गया था। इस समय बंगाल की शासिका थी नुसरत शाह। ठीक है, और इसी सल्तनत काल में कीर्तिवास ने रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद कराया था। इससे पहले रामायण केवल और केवल संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, तो रामायण का बंगाली अनुवाद किसने करवाया था? कीर्तिवास ने। ठीक है, तो ये हमारा था दिल्ली सल्तनत। आज हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। हमने उसके पहले पार्ट को कल देख लिया था और आज हमारा ये दूसरा पार्ट था। हमने उसके कुछ जो डायमेंशन थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, उसकी कला, उसकी टेक्नोलॉजी, हमने इस सभी चीजों को देखा था। अब हम इस विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। हमने कहा था कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पीक चरण था वो एमबीटी के काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कुल 23 राज्य थे। सबसे विस्तृत साम्राज्य था। पूरे सल्तनत का जो सर्वोच्च काल था, एकदम पीक, वो इसी के काल में था। और जब किसी भी साम्राज्य का हो या फिर किसी व्यक्ति का हो, जब वो पीक आ जाता है ना, तो फिर वहां से क्या हो जाता है? गिरना शुरू हो जाता है। बस यहीं से बिखरना शुरू हुआ, और बिखरना शुरू हुआ तो इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होयसल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इसी के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के जीते जी इसके देश से अलग होके, इसके जो सल्तनत है इससे अलग होके, बिखर के इस साम्राज्य का गठन कर लिया हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में अपने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और उस साम्राज्य में एक वंश था जिसका नाम है संगम वंश, इसकी स्थापना उसने कर दी। ठीक है, और उधर इसी को देखते हुए कोई दूसरा शासक ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। यानी कि गोदावरी से नीचे का जो भी इलाका था, नर्मदा से नीचे का जो भी इलाका था, वो दिल्ली सल्तनत के हाथ से चला गया। ठीक, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला था संगम वंश। इन्होंने 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा था सालू वंश, 1485 से 1505 ईस्वी। तुलु वंश 1505 से 1570 और अराविडु वंश 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक शासन किया था। संगम वंश की स्थापना हमने अभी बताया, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई था। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई एमबीटी के काल में इस क्षेत्र का कोई गवर्नर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है बूढ़ा हो गया है, अब वो काफी शक्तिशाली नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी वंश को देखते हैं, संगम वंश की। इस वंश की स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अपना एक नगर बनाया था जिसे विजयनगर कहा जाता है। विजयनगर का मतलब होता है जीता हुआ नगर। विजय का मतलब विजय यानी कि जीता हुआ। किससे जीता था? तो सुल्तानों से जीता था, इसलिए उसका नाम रखा था विजयनगर। ठीक है, इस वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम। इन्होंने 1336 ईस्वी से लेकर के 1356 ईस्वी यानी कि 20 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, बगल के बादामी, उदयगिरी और गुटी जैसे इलाकों पर इसने जीत लिया था। इसने मदुरा पर भी जीत लिया और बगल के जो होयसल साम्राज्य थे उसको भी मिलाने की कोशिश की थी।
बहमनी राज्य से संघर्ष किया और 1356 में मृत्यु हो गई। तो बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इसके बारे में, केवल ये याद रखिए कि इस वंश का जो पहला शासक था ये हरिहर प्रथम था। ये कई बार ना सजाने के लिए दे देगा कि राजाओं के क्रम अनुसार सजाएं या वंश के क्रम अनुसार सजाएं, मैच करें कौन पहले आया था उसके बाद कौन सा आया था। तो ये सब कालक्रम याद रखना जरूरी है। बुक्का प्रथम, जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसका भाई, दूसरा जो भाई था बुक्का प्रथम शासन में आया था। इसने भी मजुरा को दोबारा जो है विजयनगर में मिलाने की कोशिश की थी। इसने अपने राज्य में 3 युद्ध लड़े थे। इसने एक उपाधि धारण की थी, ये आप याद रखिएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि धारण कर ली थी इसने। और उसके जो बगल के छोटे छोटे राज्य थे जैसे कि रामेश्वरम, तमिल प्रदेश और चेल प्रदेश, इन सभी को जीत करके अपने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था बुक्का प्रथम ने। इसका तीसरा शासक था हरिहर द्वितीय, ये उसका पुत्र था। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। जैसे गुप्त शासकों ने इस प्रकार की उपाधि धारण की थी ना, बड़े बड़े आडंबरपूर्ण वाली उपाधि, ये धारण किया था। राज परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। इसने अपने आसपास के इलाके जैसे कनारा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली और चिंगलपट्टू जैसे इलाके सबको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका अगला शासक हुआ बुक्का द्वितीय, ये उसका पुत्र था। इसने भी कोई बड़ी ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। देवराय प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। अब तक ऊपर के जो 3-4 शासक का नाम पड़ा है इस सभी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा इंपॉर्टेंट है देवराय द्वितीय। तो इन्हीं दोनों का याद रखना है इस पूरे वंश में, ठीक है। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। इसको याद इसलिए रखना है कि इसके काल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी भारत की यात्रा पर आया था, इसी के राज दरबार में आया था। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। और दूसरा, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर नहरें निकालाई थी। इसका उत्तराधिकारी हुआ देवराय द्वितीय, ठीक है। इसके काल में 2 चीजें याद रखना है। पहला, तेलुगु कवि है श्रीनाथ, वो इसके राज दरबारी थे। और दूसरा याद रखना है कि फारस यात्री अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में, ये फारस के यात्री है ना, ईरान का यात्री था। ये अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था और देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है। मल्लिका अर्जुन, इसका अलग नाम है प्रौढ़ राय, तो इसने बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। पूरे राजवंश में ये जो पहला राजवंश था संगम राजवंश, इस राजवंश में केवल 2 ही वंश के राजा जो हैं इसके, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय इंपॉर्टेंट है ना। कहां पर आपको बच के चलना है, कहां पर ज्यादा फोकस करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसलिए कर लो। ये सब जो राजा है ना, मल्लिकार्जुन या फिर उससे पहले के, केवल आप इसकी ईस्वी याद रखिएगा कि ये कब से कब तक शासन किया था। यदि कभी आपको ऑर्डर के रूप में सजाने के लिए दे देना, क्रम अनुसार सजाएं, तो कंफ्यूजन ना हो, आप गलत ना कर बैठे, इसलिए इसका डेट याद रखना है। उसने उपलब्धि तो हासिल की ही नहीं, तो फिर हम क्या याद करें। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। ये काफी विलासी था, इसीलिए इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह होने लगे, बाहरी आक्रमण भी होने लगा। और फिर इस वंश को हटा करके कोई दूसरा वंश जो है अपना वंश स्थापित कर लेता है। संगम वंश के बाद विजयनगर पर दूसरा वंश आया था, दूसरा नाम था सालूब वंश। इन्होंने 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना जो है सालूब नरसिंह ने की थी 1505 ईस्वी में, ठीक है। सालूब नरसिंह, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को संभावित विनाश से बचा लिया था, है ना। विनाश से इसलिए बचाया था क्योंकि हमने देखा ना, इसके जो पूर्वज शासक थे वो काफी भोग विलासी में जीवन व्यतीत करते थे। यदि उस शासक को मार करके ये अपना राजा न बनता तो दूसरा जो बगल के जो साम्राज्य थे इस पर आक्रमण कर देता और विजयनगर साम्राज्य को उसी समय मिटा देता। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही ये वीर नरसिंह जो है, इसने क्या किया था, इस साम्राज्य को बचा लिया नष्ट होने से। तो ये इसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। और कुछ याद नहीं रखना। अगला है इमाड़ी नरसिंह, ठीक है। इमाड़ी नरसिंह की उम्र काफी छोटी थी, अल्पायु का था। इसके काल में संपूर्ण शक्ति जो है इसके एक सेनापति जिसे नरसा नायक कहा जाता है, इसने रख लिया था। यानी कि राजा जो था एक कठपुतली राजा था। उसके काल में जो मुख्य शक्ति था, जो मेजर शक्ति का स्रोत था, इसके सेनापति के हाथों में था। तो फिर आप देख रहे हो जैसे ही कठपुतली राजा बनेगा तो फिर उस राज्य का क्या हाल होगा। फिर ये वंश भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सालूब वंश भी अंत हो गया। अगला वंश है तुलुब वंश।
1505 में इस वंश की स्थापना हुई थी, वीर नरसिंह ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा शासक नहीं हुआ था। इसके काल में भी बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे, आंतरिक और बाह्य रूप से बहुत सारे विद्रोह हुए थे, तो काफी जटिल शासनकाल रहा इसका। इसका उत्तराधिकारी हुआ कृष्ण देव राय 1509 से 1530। इस वंश का और कहिए कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे विद्वान राजा कृष्ण देव राय हुआ। पूरे इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे इंपोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था कृष्ण देव राय 1509 से 1530। ये किस वंश का था? तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 1513 ईस्वी में उड़ीसा के उस समय के शासक थे गजपति प्रताप रुद्र, उसको हरा दिया था। 1514 इसमें उदयगिरी किला पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। 1520 में इसने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये दो चीज सबसे हॉट चीज है, इसको याद रखिएगा। इसके शासनकाल में पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क भारत आया था और इसने भटक्कल में एक किले बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, कृष्णदेव राय ने। इसी के काल में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, यानी भारत की यात्रा पर आया था। डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया था? इसी के काल में, है ना, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। हमने अभी कहा ना कि कृष्णदेव राय पढ़ा लिखा था, बहुत ही शिक्षित और विद्वान था। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी। उन बहुत सारे में एक है अमुक्त माल्याद। तो ये अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना जो है कृष्णदेव राय ने खुद किया था। ये एक तेलुगु कविता से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी रचना इसी ने की थी। इसका जो राजकवि था अल्लासानी पेडन्ना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये इसके राजकवि हैं, कृष्णदेव राय के राजकवि हैं अल्लासानी पेडन्ना। इसके शासनकाल में एक और दरबारी हुआ करता था, इसे तेनाली रामकृष्ण कहा जाता है ना। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। कोई राजा कितना दिन तक शासन करेगा या फिर कोई राजा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके राज दरबार में कौन बैठा हुआ है। यदि कोई धन लोलुप बैठा हुआ है, चटुकारी लोग बैठे हुए हैं, तो समझिए कि वो राजा जितनी देर है उतनी देर, 1 घंटे है तो बस वही काफी है, 2 दिन है तो वही काफी है, कभी भी समाप्त हो सकता। लेकिन यदि किसी के दरबार में इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तेनाली रामकृष्ण हो, अल्लासानी पेडन्ना हो या फिर अनुमुक्त माल्याद हो, तो फिर वो राजा कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना कि एक इतिहास रचता है। हम जितने बड़े राजकवि के नाम देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, वो शिवाजी का नाम सुना है, अष्टप्रधान उसके दरबार में हुआ करते थे और ये सभी अष्ट अपने अपने दिग्गज हुए करते थे अपने अपने फील्ड के। विक्रमादित्य का नाम सुना है, उसके दरबार में सुना है नवरत्न हुआ करता था। ये 9 रत्न में सब अलग अलग थे, कालिदास, आर्यभट्ट, बराह महीर, है ना, ये सभी उसके दरबारी थे। सम्राट अकबर का नाम सुना है, उस अकबर के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, है ना। तो कोई राजा कितना दिन तक शासन करेगा ये उसके डिपेंड करता है कि उसके दरबार में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में देख रहे हो ना कितने महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये महत्वपूर्ण शासक होंगे। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी हुआ अच्युत देव राय। 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये भी एक अयोग्य शासक था। इसके बाद इस वंश का भी अंत हो गया। ठीक है, इसके शासनकाल में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध में 3 संयुक्त मुस्लिम सेना, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने सब मिलके इस पर आक्रमण किया था। क्योंकि हमने देखा था ना कि इससे पहले के जो थे कृष्णदेव राय, उसने सबको हराया था अपने अपने युद्ध में, उसी का बदला लेने के लिए सब मिलकर इस पर युद्ध किया था। तालीकोटा को युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है या फिर इसे बन्नी हाटी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। विजयनगर साम्राज्य अब लड़खड़ाने लगा था, पूरा पतन नहीं हुआ लेकिन समझिए कि ये पतन के कगार पर पहुंच गया था। इसके बाद बहुत ही तुरंत इस वंश का अंत हो जाता है। इस वंश पर अंतिम शासक था अराविडु वंश। इसने इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। इसने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया था, क्योंकि इसकी जो अपनी पुरानी राजधानी थी उसको किसी दूसरे राज्यों ने, देखा ना अभी ना, सभी मुस्लिम राजवंशों ने इस पर हमला किया, उसे छीन लिया था। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी पेनुकोंडा को, अराविडु वंश ने। इस वंश का अंतिम शासक था
श्रीरंग तृतीय, ये अराबिडु वंश के बाद शासन के साथ साथ जो है विजयनगर का जो भी अंतिम शासक था, विजयनगर का भी अंतिम शासक साबित हुआ। ये अराबिडु वंश का अंतिम शासक तो था ही रंग तृतीय, और इस वंश का भी अंतिम तृतीय था। इस तरह से अब देख रहे हो ना, पूरी की पूरी विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गई। अब इसकी कुछ प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक स्थिति हम देखते हैं। सभी राज्यों की तरह ये भी राजतंत्रात्मक था, है ना। लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक का अंतर तो आप समझ ही रहे हैं। ये भी राजतंत्रात्मक ही था। इस समय राजा को राय कहा जाता था, जैसे कृष्णदेव राय, है ना, देव राय, तो ऐसे था। और राजा को जो है, राय को ईश्वर के समतुल्य समझा जाता था। इस समय की जो राज्य हुआ करते थे, ये सप्तांग विचारधारा पर आधारित थी। सप्तांग विचारधारा का मतलब होता है प्रांतों के नायक, धर्माचार्य, विद्वान, कलाकार, व्यापारी, इसे इस 7 भागों में बांटा जाता था। ठीक है। इसकी एक विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य के काल की। विजयनगर के जितने भी सारे शासक हुए थे, अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देते थे। तो ये एक अच्छी पैटर्न था, क्योंकि कभी भी ऐसे में ना उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होता है ना। जब कोई अपना उत्तराधिकारी पहले से नियुक्त कर देता है तो उत्तराधिकार के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज थी। तो ये इसकी विशेषता थी। जो जितने भी राजा हुए सभी अपने जीते जी हैं अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया करता था। एक राज्य परिषद हुआ करती थी जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण करता था। मंत्री परिषद भी होता था। मंत्री परिषद के सर्वोच्च को प्रधानी अथवा महाप्रधानी कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी है ना, शब्द ये याद रखिएगा। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में प्रधानी या फिर महाप्रधानी का क्या मतलब होता था, तो ये संपूर्ण मंत्री परिषद का प्रधान होता था, संपूर्ण कैबिनेट का प्रधान होता था, जो मराठा काल में पेशवा का प्रधान होता था। ठीक है। रायसम, रायसम ये राजा के मौखिक आदेशों को लिखता था, लिपिबद्ध करता था। कर्णिकम ये एक लेखा अधिकारी होता था, अकाउंटिंग का काम करता था, लेखा अधिकारी होता था विजयनगर साम्राज्य में। इसकी प्रशासनिक संरचना ऐसी थी कि पूरे साम्राज्य को जो है, विजयनगर जो साम्राज्य था उस विजयनगर साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को मंडल यानी कि कमिश्नरी जो है वर्तमान, उसमें बांटा गया था। मंडल को कोट्टम या फिर वलनाडु कहा जाता था उस समय, जो कि जिला के बराबर होता था, जिला में विभाजित किया गया था। उस नाडु या वलनाडु के नीचे नाडु होता था, जो वर्तमान में ब्लॉक के बराबर होती थी, तहसील के बराबर होती थी। इसके नीचे मेलग्राम, मेलग्राम हमने देखा था ना सल्तनत काल में शादी होता था, शादी यानी कि 100 गांवों का समूह होता था ना, 100 गांव का समूह होता था, तो इसी को मेलग्रामी कहा जाता है इस समय, है ना। सल्तनत काल में भी था ना शादी, ऐसे ही यहां पर यह है मेलग्राम। और सबसे नीचे होता था उर। विजयनगर साम्राज्य में उर का मतलब होता है गांव, है ना, गांव को ये उर कहा जाता था। और ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस समय एक और चीज था फेमस, इसे कहा जाता है नयंगर और अयंगर व्यवस्था। नयंगर और अयंगर व्यवस्था ये दोनों क्या है देखिए। नयंगर विशेष सेवाओं के बदले दी गई भूमि होती थी, जिसे अमरम कहा जाता था, और इसे पाने वाले अधिकारी को अमर नायक कहा जाता था, है ना। इसी में एक उबली पद्धति आता है, जो सेवाओं के दी जाने वाली कर मुक्त भूमि होती थी, उस भूमि से टैक्स नहीं वसूला जाता था। रक्त यानी कि कोडगे, युद्ध में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बदले में दी जाती थी भूमि, है ना। तो ये सभी चीज इसी नयंगर व्यवस्था में किया जाता था। ये एक प्रकार की भूमि हो जाती थी नयंगर व्यवस्था में। इन चीजों को फॉलो किया जाता था, किसी को भूमि दिया जाता था, अधिकारी हो, सेना के अधिकारी हो, या फिर कोई दूसरी चीज हो। अयंगर व्यवस्था भी इसी प्रकार की थी। दूसरा था कुटग्गी, कुदी, ये सभी चीज इसी में आता है। अयंगर व्यवस्था या आयगर व्यवस्था, इसमें प्रत्येक गांव जो है स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करती थी, जिसमें 12 अधिकारी उसके प्रशासन करते थे, जिसी को अयंगर कहा जाता था। जैसे वर्तमान में होता है ना, पंचायत में 73वां और 72वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो पंचायतों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की गई थी। चोल साम्राज्य में भी ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही किया जाता था, है ना। प्रत्येक गांव के लिए जो है, प्रत्येक गांव का प्रशासन स्वायत्त लेवल पर किया जाता था, और उसके प्रशासन के लिए एक अयंगर का गठन किया जाता था। अयंगर का मतलब एक समिति टाइप होता है,
उस समिति में ये 12 लोग होते थे, 12 अधिकारी होते थे। इसी को, इस समिति को अयंगर कहा जाता था उस समय। ये जो अयंगर का पद होता है ये अनुवांशिक होते हैं और उन्हें अपनी सेवा के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। याद रहेगा। स्थानीय प्रशासन, इस समय के ग्रामीण संस्थाओं को सभा, महासभा, उर अथवा महाजन कहा जाता था, है ना। ब्रह्मदेव गांव की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और नाडु जो है ये स्थानीय प्रशासन की इकाई होती थी। हमने देखा था अभी, गांव से ऊपर के जो इलाके होते थे उसे कहा जाता था। इस समय के जो प्रमुख टैक्स हैं ये कदमई, मगमई, इस प्रकार के टैक्स के सिस्टम है। तो सारे याद नहीं रखने, जो आपसे याद हो जाए, ये पूछता रहता है कभी कभी। इस समय विवाह पर भी टैक्स लिए जाते थे और वेश्याओं पर भी टैक्स लिए जाते थे। इस समय शिष्ट नामक एक और टैक्स था, यह भी एक कर था जो राजस्व का स्रोत हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के, इस समय सोने के सिक्के को, विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्के को बड़ा कहा जाता था। इसे हून अथवा पैगोडा भी कहा जाता था, कभी कभी प्रताप और फनम भी कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि फनम क्या है, ये यूपीएससी में पूछा गया है, ये फनम वाला पूछा गया कि ये फनम क्या है ना। तो विजयनगर साम्राज्य का एक सोने का सिक्का है। ये हून और पैगोडा, इसे भी सोने के सिक्कों को कहा जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा था ना, सल्तनत काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर हून, पैगोडा अथवा फनम जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। हरिहर के जो था, हरिहर, उसके शासनकाल में जो सिक्के जारी किए गए थे, इसके सिक्के में वराह और गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण की गई थी। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण की आकृति का उत्कीर्णन किया गया था। तुल्लु वंश के जितने सारे शासक हुए उनके सिक्कों पर बैल, गरुड़, वेंकटेश और बालकृष्ण आदि की मूर्ति उकेरी गई थी। इस समय की सामाजिक व्यवस्था शास्त्रीय परंपराओं, बस पुरानी वाली जो वन व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था, उसी पर आधारित थी। ब्राह्मणों को कैरा विशेषाधिकार प्राप्त था। उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, भले कितना बड़ा अपराध कर दे, किसी का रेप कर दे, किसी का मर्डर कर दे, तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। सत्य शूद्र वो होता था, कई बार कोई शूद्र जो है, यदि कोई बिजनेस करने लगे या फिर अधिक संपत्ति ग्रहण कर ले, यदि समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता था तो उसी को सत्य शूद्र कहा जाता था, विशेष अधिकार पा लेता था तो ये नाम दिया जाता था उन्हें। दास प्रथा इस समय भी प्रचलित थी और इसे जो है बेशवाग कहा जाता था, दास प्रथा को, इसका व्यापार करने वाले को। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और कहा जाता है कि कई बार ऊंचे पदों पर भी इनको नियुक्त किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। लेकिन देखिए, यदि स्त्रियों की स्थिति इतनी ही अच्छी थी तो उसे राजा क्यों नहीं नियुक्त किया जाता था। समाज में देवदासी प्रथा इस समय ज्यादा प्रचलित हो गई थी। दासी प्रथा अलग होता है और देवदासी प्रथा एक इसका भी गंदा रूप होता है ना। मंदिरों में नचाया जाने वाली जो महिलाएं होती है उसी को देवदासी कहा जाता है। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इतनी सारी जब बुराई हो किसी समाज में तो समाज में सम्मानजनक स्थिति कैसे थी, है ना। पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन कह रहा है कि विधवाओं की स्थिति भी दयनीय थी। ठीक है। तकनीक, इस समय देखिए 1367 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी, इस युद्ध में पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया था। बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम के बीच में, गोलकुंडा शासक के बीच में युद्ध हुआ था। यानी कि भारत में पहली बार तोप का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने लड़ा था बुक्का प्रथम के शासनकाल में। ये अब कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग कब किया गया था, 1367 ईस्वी में। इस काल में जो साहित्य लिखे गए थे, पहला था कृष्ण देव राय ने, इन्होंने अमुक्त मलयाद को तेलुगु भाषा में लिखा था। जम्बवती कल्याणम, ये भी इसी की रचना है। और उषा परिणय, ये भी कृष्ण देव राय के द्वारा ही लिखा गया है। दूसरे हैं विरूपाक्ष, इन्होंने नारायण विलास नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। पेडन्ना, इसे आंध्र कवि का पितामह भी कहा जाता है। नंदी तिम, इन्होंने परिजात हरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। और नन्या, इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। तो ये इस समय के साहित्य थे। वीरभद्र नामक एक दूसरे कवि थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक कालिदास की रचना है ना, इसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का। इस समय की जो व्यापार और अर्थव्यवस्था है, इसका में प्रमुख बंदरगाह देख लीजिए। कालीकट इस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है। सबसे अधिक जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी वो इस समय काली मिर्च थी, और सबसे अधिक आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थी वो थी घोड़ा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का जो बचा हुआ पोर्शन था वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया।
और हमने पूरी की पूरी विजयनगर साम्राज्य भी फिनिश कर ली। कल के सेशन में हम लोग बहमनी साम्राज्य देखेंगे और देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य के साथ साथ जो भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था हम उसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोग कल भी अटेंड रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद दोस्तों।